पिताजी को बोला तो पापा बोले भाई लोग पैसे लेके घूमते हैं, नौकरी मिलती नहीं है, तुम क्यों छोड़ रहे हो? तुम तो वैसे भी 2004 से पहले वाले हो, हम लोग परमानेंट वाले हैं जिनको पुरानी पेंशन मिलती है, नई वाले नहीं है। तो वो बहुत बढ़िया नौकरी मानी जाती है। तो बोले जो तुमको करना है तुम नौकरी के साथ साथ कर लो। मैंने कहा वो तो मैं साथ साथ कर ही रहा हूँ। मैं उस टाइम पे भी लंदन, शिकागो, अब लोगों को तो अब ऑनलाइन एजुकेशन पता लगी है। मैं सन 2000 में न्यूयॉर्क का और अमेरिका और यूके का मैं प्रायोरिटी 1 ट्यूटर था, ऑनलाइन पढ़ाता था मैं वहां पे। अच्छा। तो मेरे घर में पूरा सेटअप था, वहीं से मेरे बच्चे ले दो, मैं डॉलर्स में सेकंडों के हिसाब से लॉगिन का पैसा आता था। सब्जेक्ट या फिर हाँ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता था। तो मैंने पापा को बोला देखो एक्स्ट्रा तो काम मैं अभी भी कर रहा हूँ, बट जो मैं 8 घंटे जो अपनी नौकरी में डिवोट कर रहा हूँ, बच्चों के लिहाज से ठीक है, लेकिन ये बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो सब गड़बड़ हो रहा है। मैं अपना फुल नहीं दे पा रहा हूं जो मुझे देना चाहिए। देन ही सेड कि क्या करेगा? तो मैंने कहा मैंने जो रिसर्च किया मैं इसी को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो बोले भाई मैं तो सलाह नहीं देता हूं। तो मैंने कहा कि अब सलाह में तो यह है कि एक रास्ता है कि मैं जिंदगी भर ऐसी जिंदगी घुटन वाली जीता रहूं, और दूसरा एक बार ट्राई करके देख लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं फेल होऊंगा ना, माफी मांग लूंगा आपसे, ठीक है जैसा गुजारा होगा देखी जाएगी। अब मैंने सबसे बगावत करके अल्टीमेटली मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैंने अपना एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया और मैंने अपना एक क्लासरूम कंडीशन तैयार किया। उसमें मैंने कहा पेरेंट्स को कि आप एवरेज और अबव एवरेज बच्चा मुझे मत दीजिए। मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं। मैंने कहा मुझे वो बच्चा दीजिए जो बच्चे को आप ये कहते हो कि ये निकम्मा है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, मानता नहीं है, बदतमीज है, वाहियात है, शरारती है, फेलियर है, कुछ नहीं कर सकता है, वो मुझे दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो जीनियस है और उसका उस जीनियस होने का उसको निकालना कैसे है। तो फिर मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, अपने बच्चे पर भी किया। मेरा जो बेटा है यशस्वी बल्हारा, वो 5-7 साल की उम्र में वंडर किड ऑफ इंडिया बन गया था। उसने 7 साल की उम्र में 10th का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर दिया था खत्म, और ह्यूमन अनाटॉमी, यूनिवर्स, पीरियोडिक टेबल, वो सब उसको उसी टाइम पर हो गए थे। अब फिर उसके ऊपर मैंने काम किया कि भाई वो सब कहने लगे कि तुम्हारा बच्चा है इसलिए कर रहा है, तो मैंने अपने दोस्तों के बच्चों पे किया। फिर वो कहने लगे ये बच्चे भी इंटेलिजेंट ही थे, हाँ वो नहीं, तो फिर मैंने काम किया प्रैक्टिकली उनके ऊपर। मैंने उनको कि कैसे नर्चर करना है। एक्चुअली क्या है, हमारे दिमाग का एक पैटर्न होता है चीजों को सीखने और समझने का, करने का। अगर टीचर को वो समझ में आ जाए कि दिमाग में खिड़की कहाँ है और दरवाजा कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा खाट कहाँ से लेके जानी है और मतलब बुक कहाँ से पकड़ानी है, यानी छोटा सामान कहाँ से देना है और बड़ा सामान कैसे अंदर जाएगा और अंदर से चीजें बाहर कैसे आएंगी ये भी मालूम पड़ जाएगा। तो वो चीजों पे प्रैक्टिकल मैं कर रहा था। उसके बाद उस पे भी लोगों ने ये कहा कि नहीं ये भी बच्चे इंटेलिजेंट थे, हमारे वाले निकम्मे हैं। तो मैंने फिर एक ओपन चैलेंज दिया ट्राई सिटी को और ये कहा कि इस ट्राई सिटी में जो एक स्कूल से मैं एक बच्चा लूंगा और आपके स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा मुझे दे दो, जिसको तुम कहते हो निकम्मा, मैं कहता हूं वो सुपर हीरो है, और मैं उसको तैयार करूंगा। तो 20 स्कूलों से मैंने 20 बच्चे लिए, जिनमें से 18 ने कंप्लीट किया, 2 बीच में छोड़ के चले गए थे, उनके घर में कोई डेथ वगैरह हो गई थी। 18 के 18 बच्चों ने 1 साल के बाद अपने अपने स्कूल्स को टॉप किया, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में जो उनको लगते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से जो भी उनको लगता था। अब पूरी सोसाइटी को मैंने एक सवाल पूछा कि मान लीजिए ये सारे बच्चे जो आपके क्लास में पढ़ते हैं सब 100 में से 100 लेने लग जाएं, अब आपके पास क्या रास्ता है इनके लिए? मैंने आपको 100 में से 100 लेने का रास्ता बता दिया। जब आपके स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा भी 100 में से 100 ले सकता है, फिर तो कोई भी ले सकता है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट? तो वो समाज के पास उसका जवाब था नहीं। और उसी 2016 में ही फिर एक दिन मेरे बेटे ने मतलब मुझे बताया आकर के पब्लिक टॉयलेट से आके कि पापा वहां एक डॉक्टर भैया थे, वो अपने आप को इंजेक्शन लगा के सो गए। तो मुझे लगा कि वो कैसे, क्योंकि वो तो इंजेक्शन से डॉक्टर समझ रहा था और मैं समझ गया कि वो नशेड़ी आदमी था। फिर एक दूसरे भैया आए, वो भी सो गए। तो एक डीएसपी के बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, मैंने उनको बोला फोन करके कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, बचाओ। तो वो बोले जी यहाँ से भगाऊंगा तो कहीं और जाएंगे। मैंने कहा मेरे बच्चे से संपर्क इसका हो रहा है, मेरे क्लास के दूसरे बच्चों से भी हो रहा है। वो बोले कहाँ कहाँ बचाओगे आप? एंड दैट वाज द मोमेंट जब मुझे स्ट्राइक किया कि व्हाट एम आई डूइंग। बेसिकली मेरे पास जो बच्चे पढ़ते थे उनके माँ बाप से मैं लिखवा के लेता था कि आपको इसके दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, वैसा लिख के बता दो, 2 महीने में वैसा बच्चा मिल जाएगा। और मेरी 5 लाख रुपए फीस होती थी, 2 महीने की फीस 5 लाख पढ़ाने की।
और अपॉइंटमेंट की फीस उस टाइम पे 1.25 लाख रुपए थी, अभी तो बाद में तो 1.5 लाख कर दी मैंने। तो उसमें कोई गरीब बच्चा तो हाँ, मैं उसके लिए तरीका बताता हूँ। हाँ। उसी दिन फिर मुझे ये रियलाइज हुआ, एक्चुअली उनमें से एक बंदा आया था जिसने मेरे पास अपना बच्चा पढ़ाने के चक्कर में अपना एक 70 गज का प्लॉट बेचने को लगा दिया कि मैं वो बेच के आपको पैसे दूंगा, लेकिन बच्चा मेरा आपके पास पढ़ेगा। एंड एक वो दिन में तो बेटे ने ये बता दिया कि नशेड़ी हो रहे हैं, और शाम को उसने बता दिया कि इतना कि गरीब आदमी कैसे आएगा, कि यार ये तो एक मजदूर आदमी था और इसने अपना मकान ही बेच दिया मेरे पास बच्चा पढ़ाने के लिए। देन आई रियलाइज्ड कि मैं तो सारा काम अमीरों के लिए कर रहा हूँ, तो जिस गांव से मैं आया हूं उठ के उसके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मैं शाम को घर गया, मैंने पत्नी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है, मुझे गलत लग रहा है कि ये काम मैं सिर्फ 100 बच्चों को तैयार कर रहा हूं, जबकि एक्चुअली जरूरत तो पूरे भारत को है इस टैलेंट की। और मैं 2015 में नरेंद्र मोदी से भी मिल चुका था, अपने पार्लियामेंट के मेंबर से भी मिल चुका था, अपने एमएलए, अपने जिला पार्षद, अपने सरपंच, मैं सबसे मिल चुका था अपनी इस टेक्नोलॉजी को लेकर के कि मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे गांव के लिए देने को तैयार हूं, पूरे देश के लिए। आप केवल आगे आकर के इसके लिए मुझे लोग दे दो खाली, मैं जिनको समझा सकूं। मेरी 65 फ्रेंचाइजी थी, 63 थी, 2 आ गई थी, उनमें से पूरे देश में लोग काम कर रहे थे, मुझे पैसा मिल रहा था। एंड देन अचानक से मैंने पत्नी से पूछा कि बताओ बेस्ट क्या है, अपने बच्चे को बारूद के ढेर पर बिठा दूं और उसको करोड़ों रुपया कमा कर दे दूं, या उसके लिए एक अच्छा समाज बनाऊं और पैसा कम कमाऊं, पैसा ना भी कमाऊं। देन शी सेड के सेफ सोसाइटी इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी जरूरत है, एंड नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट बेसिकली। तो देन आई सेड टू हर कि फिर तुमको ये देखना पड़ेगा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से लड़ना है, क्योंकि जो सिस्टम को चला रही हैं वो सिस्टम ऐसे चला रही हैं कि जिस दिन रुपए के ऊपर बोले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित कर दिया। जिस दिन पूंजीवाद के ऊपर बोला भगत सिंह, उस दिन उसको आतंकवादी बना दिया। जिन जिन लोगों ने इस सत्ता से लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, चाहे इंदिरा गांधी है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री है, चाहे राजीव दीक्षित है, या तमाम तरह के जो भी लोग, उनको रास्ते से हटा दिया गया। तो तुमको पहले दिन ही मुझे शहीद मानना पड़ेगा, then and only then I'm ready to fight this battle basically. Then she said कि ऑप्शन ही क्या है हमारे पास, वैसे तो अगली 3 पीढ़ी में जाकर सत्यानाश होएगा, उससे पहले पहली में मान के चल पड़ते हैं। तो आप इतना ब्लंटली हर चीज के बारे में। And then I decided in 2016 कि अब कोई पैसा नहीं कमाना है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कुछ भी सेविंग नहीं करनी है, और सब कुछ दांव पे लगाना है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करने में जहां एक्चुअल पावर वहां के आदमियों के हाथ में हो। तो वहां से निकला फिर मैं। तो यही मूवमेंट थे बेसिकली, जहां से धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचे। फिर किसान आंदोलन में 13 महीने टिकरी बॉर्डर पे परमानेंट पड़ा रहा, गांव-गांव